साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर आपको मिलता है बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हुबहू बाबा साहब के ही शब्दों में आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बाबा साहब ने जो जीवन संघर्ष किया, और खासकर गोलमेज सम्मेलन की बात अगर हम करें तो सारे जो अधिकार हम सभी को प्राप्त हुए, बहुजन समाज को प्राप्त हुए, वो गोलमेज सम्मेलन की देन है। आज ऐसा ही बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने 16 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन में दिया था, और गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। 16 जनवरी 1931 कहने का मतलब ये है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। आज पूरा ब्यौरा, पूरा स्पीच बाबा साहब के ही शब्दों में हम आप तक पहुंच रहे हैं, और इसका जो विषय है वो हम पहले ही आपको बता देते हैं कि भारत का, बाबा साहब कहते हैं कि भारत का सुरक्षा विशिष्ट जातियों तक सीमित न होकर सभी जनता के लिए हो, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। यानी कि भारत की जनता के लिए किसी ने अगर आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है आज का, भारत का सुरक्षा विशिष्ट जातियों तक सीमित न होकर सभी जनता के लिए हो, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 237 से 238 तक। आज का जो बाबा साहब का स्पीच है 16 जनवरी 1931 के दिन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा कि इस रिपोर्ट के दूसरे उप विभाग के चौथे परिच्छेद में दिए गए संविधान सुधार के सुझाव की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस सुझाव के अनुसार भारतीय सेना में अस्पृश्यों के साथ साथ अन्य सभी नागरिकों के दाखिल होने की इजाज़त होने की बात कही गई है। सेना में भर्ती के समय केवल आवश्यक योग्यता और कार्यक्षमता पर ही ध्यान दिया जाए। मेरे इस सुझाव पर गौर किया जाए। केवल यही मैं नहीं चाहता कि बल्कि एक बुनियादी ढंग के संविधान सुधार का ये सुझाव है, ये सोचकर इस सभा द्वारा उसे प्रत्यक्ष लागू करने पर सोचा जाए। ये भी मैं चाहता हूँ, मैंने जो सुझाव दिया है उसका स्वरूप बिल्कुल सीधा साधा है। सेना में भर्ती करते समय भारतीय नागरिकों के बीच जो भेदभाव आज बढ़ता जाता है उसे नष्ट करने की ये मेरी कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुजनों अर्थात अस्पृश्यों पर विशिष्ट हकों का आरक्षण हो। इस नज़रिए से ही मैं इस सुधार का सुझाव दे रहा हूँ। पहली बार यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व की मांग की, आरक्षण की मांग की पुरजोर तरीके से। बाबा साहब कहते हैं कि लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये करते हुए मैं इस वर्ग के लिए परिषद द्वारा कुछ खास सिफारिशें करने की वकालत कर रहा हूँ। यह मेरा बस इतना ही कहना है कि भारतीय सरकार के कानून द्वारा स्वीकृत तत्वों को प्रत्यक्ष में लाया जाए। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि देश के किसी भी नागरिक को जाति, पंथ, धर्म अथवा वर्ण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी पाने से वंचित न किया जाए। इसलिए मैं जब इस तरह के सुधार का सुझाव रखता हूं तब मुझे नहीं लगता कि मैं खास सुविधाएं या सहूलियतों की मांग कर रहा हूं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि ये सुधार सर्विस कमेटी द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार ही है। इस परिषद द्वारा नियुक्त की गई सर्विस कमेटी की रिपोर्ट के संदर्भ पर अगर आप गौर करें तो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करने की न्यायपूर्ण और पूरा मौका प्राप्त हो। आप पाएंगे कि इसके लिए उस कमेटी द्वारा पूरी कोशिश की गई है। सरकारी नौकरी से वंचित रखने वाले बंधनों से सुरक्षा प्रदान कर समिति ने एक तरह सैमौलिक अधिकार ही तय किए हैं, और इससे आगे जाकर अस्पृश्यों और एंग्लो जैसी विशेष जातियों का जिक्र करते हुए उनके लिए खास सिफारिशें की हैं। बाबा साहब कहते हैं कि महोदय, ऐसा नहीं कि ये सुधार केवल अस्पृश्यों के हित में है। मैं यहाँ विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि ये सुधार सभी जातियों के
और भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए हैं। देश की किसी भी नौकरियों पर किसी एक खास जाति का एकाधिकार प्रस्थापित करने की इजाज़त देना कुल नागरिकों के साथ धोखा करना है। ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा होता है तो उस विशिष्ट जाति के लोगों को सम्मान की जगहों पर रहने का सुरक्षात्मक दर्जा दिया जाता है, जिससे कि न सिर्फ उन जातियों में श्रेष्ठत्व की भावना पैदा होती है, बल्कि लोगों के कल्याणकारी मार्ग पर वह एक संकट बन जाता है और उन्हें उस जाति पर ही निर्भर होकर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चूंकि हम भारत के लिए नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए भारतीय नागरिकों में से हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देश की हर सरकारी नौकरी करने की इजाज़त मिले, ऐसी पद्धति निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। मैं जो सुधार यहाँ आप सबके सामने रख रहा हूँ वो केवल समिति की रिपोर्ट में प्रकाशित दर्ज तथ्यों पर आधारित तर्कशुद्ध परिणाम मात्र हैं, जो कि चौथे विभाग में से पहले उप विभाग में दर्ज है। इस उप समिति की राय यही है कि नई राज्य व्यवस्था की भारत की नई भावी सरकार और भारत की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों से ही जुड़ा हो, ब्रिटिशों के साथ नहीं। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं और ये गोलमेज सम्मेलन लंदन की बात है, जब बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं। ये हिम्मत की ही बात है कि बाबा साहब लंदन में ही ब्रिटिशों के लिए कितनी बड़ी बात कह देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इस उपसमिति की राय यही है कि नई राज्य व्यवस्था की भारत की नई भावी सरकार और भारत की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों से ही जुड़ी हो, ब्रिटिशों के साथ नहीं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बाबा साहब संकेत करते हुए, आधार बनाते हुए जो कमेटी, सर्विस कमेटी बनाई गई, उसी कमेटी के आधार पर बाबा साहब अपनी बात को जोड़ते हुए कहते हैं महोदय, अगर इस कथन का कुछ मतलब हो तो भारत की सुरक्षा अधिकाधिक अनुपात में भारत की सभी जनता के साथ जुड़ी होनी चाहिए। किसी एक जाति के साथ उसके जुड़े होने से कोई फायदा नहीं होगा। हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाबा साहब किस विशेष जाति की बात कर रहे हैं। किस विशेष जाति को एकाधिकार प्राप्त था नौकरियों में। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में इसी बात को उठाया कि अंग्रेजों के आने के पहले भी भारतीय सेना में अस्पृश्यों को अधिकार नहीं था और जब ब्रिटिश शासन कर रहा था भारत के अंदर, तब भी उसको ये अधिकार, अस्पृश्यों को अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। आखिर क्यों? बाबा साहब ये डिमांड करते हुए कहते हैं कि इसीलिए मेरा सुझाव है कि मैंने जो संविधान सुधार प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाए, अर्थात नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व मिला जाए, सभी वर्गों को दिया जाए, सभी जातियों को दिया जाए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। किसी जाति विशेष का एकाधिकार किसी भी नौकरी में ना हो, इस बात को यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण के बाद हुए विचार विमर्श में मिस्टर थॉमस कहते हैं कि उप समिति द्वारा साफ तौर पर भारतीयकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए अलग से गलती को सुधारने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब के बाद जब बाबा साहब का संबोधन समाप्त हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर थॉमस कहते हैं कि उप समिति द्वारा साफ तौर पर भारतीयकरण शब्द की बात की गई है, इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि जो बाबा साहब ने सुझाव दिए हैं तो इसको बहुत ज़्यादा अलग से लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे कथन का अर्थ स्पष्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी जातियों के लोगों द्वारा नौकरियां पाई जा सकें, इस तरह का भारतीयकरण हो। आज भी भारतीयकरण को कुछ जातियों का एकाधिकार, यही अर्थ प्राप्त है। यहां पर बाबा साहब ने जो कन्फ्यूजन थी मिस्टर थॉमस और बाबा साहब के बीच में, बाबा साहब ने उसको दूर कर दिया। मिस्टर थॉमस का कहना था कि चूंकि कमेटी ने भारतीयकरण शब्द का यूज किया है और भारतीयकरण यानी कि हर भारतीय को यहाँ प्रतिनिधित्व मिलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी, ऐसी बात कही गई है। बाबा साहब ने कहा कि भारतीयकरण का मतलब आज के दिनांक में ये है कि कुछ जातियों का विशेष अधिकार प्राप्त है और कुछ जातियों को पूरी तरह से वंचित कर दिया जाता है, नौकरियों में नहीं लिया जाता है। यही भारतीयकरण है।
बाबा साहब कहते हैं ऐसे भारतीकरण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे भारतीकरण की आवश्यकता है जहां समानता का अधिकार हो, सभी को समान अवसर मिले, सभी नौकरियों में समान अवसर मिले। तो ऐसा बाबा साहब यहाँ पर क्रांतिकारी अपने बात को बहुत क्रांतिकारी तरीके से रखते हैं, और यही कारण है कि आने वाले समय में बाबा साहब की बात को गंभीरता से लिया जाता है, तब जाकर वो सारे अधिकार अस्पृश्यों को प्राप्त हो जाते हैं जो बाबा साहब ने डिमांड किए थे। खैर, उसकी बात हम किसी अलग वीडियो में जरूर करेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर आप बताएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है जिस पर इस समय आवाज़ का BBS 3 आईडासा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी सारनाथ वाराणसी रिंग रोड ग्रीन सिटी पर हो चुका है। ज़मीन खरीदी जा चुकी है जिस पर निर्माण कार्य इस समय कंटिन्यू है, और इस हेतु यदि आप भी अपना बहुमूल्य धनदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। अकाउंट नंबर IFC कोड यहाँ पर दिया गया है बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से, तो आप भी अपना यथासंभव धनदान जरूर करें। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे आप तक प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का, एवं साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार। जो लिखित मैसेज आप देख पा रहे हैं, ये मैसेज आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के द्वारा ही नियमित तौर पर हम तक और व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंचाया जा रहा है, और इससे भी हमारा समाज जन जागरण प्राप्त कर रहा है और साथ ही साथ लाभान्वित हो रहा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय।